नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं संसाधन और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम संसाधनों को समझ लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी मानव की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो पूरा करते हैं तो हम उसे संशोधन कहते हैं। अगर वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं से जुड़े हुए नहीं हैं तो हम उसे संसाधन नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संसाधन और मानव में एक दूसरे में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। संसाधन के अस्तित्व पूर्ण रूप से मानव पर निर्भर है तथा मानव का अस्तित्व होता है वह संसाधन पर निर्भर करता है। यानी मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे, और अगर मनुष्य संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक जिम्मरमैन नाम के जो भूगोलवेत्ता हुए, वो संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए तीन तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि संसाधन वे हैं जिन पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो। दूसरा, संसाधन वे हैं जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हो। तीसरा, संसाधन वे हैं जो मानव की अवसर का लाभ उठाने की या कठिनाइयों का सामना करने की शारीरिक बौद्धिक क्षमता को पूरा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन सब में मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संदेह है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान ही प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन के रूप में स्थान देता है। इसके बगैर संसाधनों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि मनुष्य अपने ज्ञान से बनाता है। अर्थात संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो इन्हीं संसाधन की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, ये हम सभी जानते हैं। तथा साथ ही साथ ये जो संसाधन है, इस संसाधनों को अगर कहे कि संसाधनों की उपयोगिता क्या क्या है या किस प्रकार के जो कारक है या जो संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करते हैं, तो संसाधन जो है वह या फिर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक संसाधनों का भी प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। संसाधनों का वर्गीकरण करना चाहे तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन के रूप में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है कि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वे वस्तुएं, वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, तो वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि धरातल, मिट्टी, वनस्पति, पशु, खनिज। ये सभी मनुष्य के उपयोगी है और इसी कारण संसाधन है, और चूंकि ये प्रकृति में जन्म लेते हैं इसलिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से मानवीय संसाधन की बात करें तो मानव खुद एक संसाधन है। एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जरूर काम आता है। वह संस्कृति का निर्माता है। वह पदार्थों को अपने ज्ञान के द्वारा उपयोगी बनाकर संसाधनों की शक्ल में प्रस्तुत करता है। तो मनुष्य ही वस्तुओं का उत्पादक है और वही वस्तुओं का उपभोक्ता भी है। मानव अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ संसाधनों की रूप भी बदलता है। नई नई वस्तुएं संसाधन बन जाती है और पुरानी वस्तुएं संसाधनों के गुणों से मुक्त भी हो जाती है, क्योंकि वस्तुएं जब तक लाभप्रद है तभी तक संसाधन है, और ये जो संसाधनता है ये मानव की सक्रियता पर निर्भर करती है और जो संस्कृति के अनुसार बदलती रहती। तो इस प्रकार से संसाधनों को अगर प्राणी शास्त्रीय वर्गीकरण करें तो उसको जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन यानी अबायोटिक संसाधन। प्राप्ति के आधार पर देखें तो संसाधनों को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम
ऑबिक्विटीज यानी सर्वसुलभ, यानी सब जगह मिलते हैं ऐसे संसाधन जैसे कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। सामान्य सुलभ जो कम्युनिटीज के अंतर्गत आती हैं, यानी आसानी से मिल जाती है, जैसे कृषि योग्य मिट्टी है, जल है, पशु है, ये सब जगह मिल जाते हैं। कुछ रेरिटीज होती है जो विरल संसाधन कहलाते हैं, कहीं कहीं मिलती है, जैसे कोयला सब जगह नहीं मिलता, खनिज तेल सब जगह नहीं मिलता, सोना सभी जगह नहीं मिलता, टिन, यूरेनियम ये सभी जगह नहीं मिलते। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो यूनिकिटीज के नाम से जाने जाते हैं, अद्वितीय संसाधन जो एकाध स्थानों पर ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड में व्यापारिक क्रियोलाइट, नाइजीरिया में कोलंबाइट, ये जो है कहीं कहीं पर मिलते हैं। इसी प्रकार से नवीकरणीयता के आधार पर बांटे तो कुछ परिवर्तनीय होते हैं, जैसे सस्टेनेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसे मानव अपनी प्रौद्योगिकी और सावधानी के माध्यम से अधिक दिनों तक उपयोगी बना सकता है। उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है, उसमें गुण और की वृद्धि कर सकता है, जैसे कि कृषि है, वन है, उपवन है, जल संसाधन है। तो ये जैसे कि कृषि योग्य भूमि की अच्छी जुताई, सिंचाई, खाद, रासायनिक प्रयोग, फसलों के हेर पोर द्वारा वो लंबे समय तक बना सकता है। कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं, नॉन सस्टेनेबल, वे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और समाप्त होने वाले हैं, वृद्धि और विकास संभव नहीं है, तो उन्हें हम अपरिवर्तनीय कहते हैं। तो उनमें से कुछ संचित है। संचित कैसे हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, जैसे कोयला है, खनिज है, प्राकृतिक गैस है। तो इनका उपयोग हम अच्छी तकनीकी से लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बना नहीं सकते। कुछ सीमित शोषण वाले हैं, लिमिटेड इम्प्रूवेबल रिसोर्सेज है, जैसे गंधक है, फॉस्फेट है। कुछ पर्याप्त पुनर्शोषण वाले हैं, यानी जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, जो है आपके सोना है, सोना, चांदी, लोहा, चांदी, यानी हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ अक्षय या सतत है, जैसे कि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, रेडियोधर्मी ऊर्जा, तो ये सारे के सारे। इसके अलावा मानवीय उपयोग के आधार पर भोज्य पदार्थ, कच्चे माल, शक्ति संसाधन अलग अलग प्रकार से बांटे जा सकते हैं। सबसे अच्छा जो वर्गीकरण है वो जिम्बरमैन ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि संसाधन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अप्रयुक्त, जो अनयूज्ड हैं, जिन्हें अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया जा चुका है। कुछ अप्रयोजनीय हैं, जो उपयोग के योग्य ही नहीं है। और कुछ होते हैं संभाव्य, जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं, तो निकट समय में उसे उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे हैं जो लैटेंट रिसोर्सेस है, पता ही नहीं है कि है या नहीं है। इस प्रकार के भी संसाधन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसाधनों का संरक्षण किया। अब संसाधनों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव सभ्यता का जो विकास है वो भौतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और उपयोग पर निर्भर है। यानी मानव सभ्यता कितना विकास करेगी, ये डिपेंड करता है कि उसके पास संसाधन कितने हैं, और कितने हैं इससे भी ज्यादा उपयोगी है कि वह अपने संसाधनों का कितना दोहन कर पा रहा है, और कितना उसका कंजप्शन या उसका उपयोग और उपभोग कर पा रहा है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है तो वहां पर, या जो साउथ अमेरिका है उसके पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन वह तकनीकी ज्ञान के अभाव में या डिमांड के अभाव में उसका दोहन नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया है। वही दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, इन्होंने न्यू वर्ल्ड अमेरिका में जाकर वहां के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया है। तो तकनीकी ज्ञान के प्रयोग के आधार पर इसे उपयोगी और अत्यधिक दोहन और उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे कि हम तकनीक का उपयोग करके भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर लेते हैं, उसको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। संसाधनों का रूपांतरण कर सकते हैं, यानी एक ही चीज को हम अलग अलग रूपों में बांट कर उसका अ, उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से संसाधनों के बीच की जो दूरी है उसका भी निवारण किया जा सकता है। दूरी निवारण निवारण का अर्थ ये हो गया है कि संसाधनों की जो वितरण है वो काफी सही नहीं है, कहीं पर बहुत अधिक तो कहीं पर बहुत कम मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। इस दूरी का निदान जो है मनुष्य ग्लोबलाइजेशन या
संसाधनों के पुनर्वितरण के द्वारा यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से करके हम इस प्रकार की दूरियों को कम कर सकते हैं। और इसमें हमारा योगदान देता है संचार, कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम इन दूरियों को कम करते हैं। एक रिपोर्ट जो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट कहलाती है, जिसका नाम है लिमिट ऑफ ग्रोथ, विकास की क्या सीमा हो, तो वो कहती है कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है, हमारी औद्योगिकरण बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, भोजन का जो उत्पादन है वो अत्यधिक हमें आवश्यकता है, तो उससे हमारे जो संसाधन है उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वहन क्षमता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और इस बोझ के कारण यानी उसकी बोझ के कारण इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि जनसंख्या तथा औद्योगिक व अन्य उत्पादकों की जो वृद्धि की गति है वह हासोन्मुख नहीं बल्कि अवरुद्ध भी हो जाएगी। तो शोषण की भावना मानव में अगर देखें तो लंबे काल समय से प्राचीन काल से देखी जा रही थी। लेकिन उस समय जब सभ्यता का प्रारंभ हुआ तो उस समय उसका जो ज्ञान था वह ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो उसके सामने बहुत कम वस्तुएं उसके सामने ज्ञात थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसके ज्ञान में वृद्धि हुई और 20वीं सदी में तो वह ऐसी सभ्यता के शिखर पर पहुंच गया कि उनमें शोषण व उपभोग को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। परिणाम क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ, उपभोग हुआ, विशाल प्रदेशों की जैव और अजैव संसाधन नष्ट कर दिए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते बड़े बड़े जंगलों को काट कर मैदानों में बदल दिया गया। लकड़ियों का विशाल भंडार इस प्रकार से नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से 20वीं सदी तक आते आते मनुष्य की जो क्रिया है ये बिना सोचे विचारे चलती रही। जैसे कि परिणाम स्वरूप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1914 से लगाकर 1952 की अवधि में जो संसाधनों का जो इतना दोहन हुआ वह सिर्फ 1950 में इस राष्ट्र में विभिन्न वस्तुओं का कुल 270 टन उपभोग हुआ, जिसमें कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री का उपभोग लगभग 36,000 पाउंड था। और ऐसा अनुमान है कि विश्व में यदि सभी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा जीवन स्तर हो जाए यानी लाइफ स्टाइल अगर यूएसए की तरह हो जाए तो हमारे द्वारा जो कंज्यूम की जाने वाली गुड्स जो वस्तुएं हैं उसकी मांग लगभग 6 गुना बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि विश्व के जो सीमित संसाधन हैं भौतिक सभ्यता का कब तक विकास कर पाएंगे, विश्व की आर्थिक प्रगति में कब तक ये सहायक होंगे। आज जिस प्रकार से जो संसाधनों पर आधारित जो सभ्यता है ये कब तक विकास करती रहेगी, ये काफी चिंता का विषय हुआ। तो इसी प्रकार से प्राविधिक ज्ञान संपन्न यानी प्राविधिक ज्ञान संपन्न का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से मनुष्य ने अपना तकनीकी ज्ञान विकसित कर लिया है वह टेक्नोलॉजी से काफी डेवलप्ड हो चुका है। और वो मानव जो आर्थिक है, आर्थिक का अर्थ हो गया वो हमेशा अपना फायदा सोचता है, वह मानव अपनी उन्नति के प्रयास में प्राकृतिक वनस्पति का हमेशा से ही प्रतिरोधी रहा है। और इस सोच को जन्म देने वाली जो सोच थी वो संभववादी सोच के नाम से जानी जाती है। मनुष्य हमेशा मूल्यांकनकारी रहता है। मूल्यांकनकारी का अर्थ होता है कि ये वस्तु मेरे क्या काम आ सकती है, क्या उपयोग कर सकता हूँ मैं और इसका किस प्रकार से मैं शोषण कर सकता हूँ। ये भावना उसमें सदैव से ही ये भावना बलवती रही है। वो हमेशा सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से चलता रहा है और जल्दी से जल्दी लाभ के उद्देश्य को लेकर चला है। और इसी के आधार पर संसाधनों का इतना अधिक दोहन हुआ है कि वर्तमान में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम संसाधनों का किस प्रकार से उसकी रक्षा करें। मनुष्य में अन्य जीवों की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण से समायोजन या अनुकूलन प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है। इसी गुण और क्षमता के कारण वो बहुत ज्यादा विचारशील होता है और इसी विचारशीलता का लाभ उठाकर मानव ने स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण की अवहेलना शुरू की, उसकी प्रक्रियाओं में उसकी प्रतिक्रियाओं में बाधा उपस्थित की। आर्थिक दृष्टिकोण से वह वस्तुओं का मूल्यांकन करने लगा और समस्या अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार प्राकृतिक वितरण वातावरण को विघटित और शोषित करने लगा और जिसका परिणाम भयंकर होता है।
जो प्राकृतिक शक्तियाँ हमारे लाभ के लिए थी, हमें सहयोग के रूप में देखी जाती थी, वह हमारे लिए एक प्रकोप या आपदा के रूप में नजर आती है। अब बात करें संरक्षण। अब किसी देश काल में प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या तथा जीवन स्तर के मध्य संतुलित संयोजन एवं अनुकूलन, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण। संरक्षण क्या है? तो वहां पर जिस देश में हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधनों की क्या स्थिति है और वहाँ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या यानी वहाँ के लोगों की संख्या कितनी है तथा उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके बीच में हमें बैलेंस स्थापित करना, उनमें एडप्शन स्थापित करना, ताकि उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण हो। और इसी भावना को संरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, यानी एक ही संसाधन का जितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूज हो सकते हैं, उतना ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश करते हैं। संसाधनों का वर्तमान उपयोग प्रक्रिया में संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग, ये कम से कम है, कम से कम दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। अपशिष्टीकरण यानी वेस्टेज, अनअपेक्षित शोषण ना हो, इस प्रकार की भावना लेकर हम चलते हैं। अगर कहा जाए कि संसाधनों का संरक्षण संसाधनों का उपयोग करना बंद करना है, ऐसा नहीं है। संसाधनों का अप्रयोग यानी हम उसका यूज ही नहीं करें, इसे हम संसाधन संरक्षण नहीं कहते। नहीं, संसाधन संरक्षण कहता है कि हमारे पास जितने भी जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के उपयोग में हम कंजूसी करें, ये भी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके साथ ही आवश्यकता है हमें, तो भी हम उसको प्रिजर्व रखते हैं, ये भी संसाधन संरक्षण नहीं है। तो क्या संसाधनों का संरक्षण करना है, इसका अर्थ यह होगा संसाधनों का उपयोग करना भी बंद नहीं करें, उपयोग में कंजूसी भी नहीं करें और हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होती रहे। तो संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से होगा? तो कहा जाता है कि इसका सार्थक बिना अर्थ के उसका उपयोग न किया जाए, प्लानिंग के साथ किया जाए और उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी हो, इस उद्देश्य के साथ उसका सदुपयोग किया जाए। उसको नष्ट होने से बचाना है, अनावश्यक उसका शरण न हो, और अगर शरण हो भी जाता है तो वापस पुनर्स्थापना करने की चेष्टा करनी है। पेड़ काट दिए, कोई बात नहीं, आपकी आवश्यकता थी और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने पेड़ों को काटा, कोई बुराई नहीं, लेकिन हम उसके बदले में कुछ नए पेड़ लगाकर उसका रिस्टोरेशन कर सकते हैं। संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम जो नीड्स है, उसकी पूर्ति के लिए अभिष्ट, उसका बढ़िया से बढ़िया प्रयोग करने की जो चेष्टा है, वह संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा समय तक कोई संसाधन, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की जो वास्तव में आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसका किस प्रकार से उपयोग करें, वह संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और रेशनल यूज, संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज करने का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से है कि हम हर प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या इस प्रकार से इस संसाधनों का उपयोग करना ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की जो विवेकशीलता है, वह हमें पाई जानी चाहिए। राष्ट्र के संसाधनों का विवेकपूर्ण अभिष्ट प्रयोग, राष्ट्र के साथ जितने भी जो संसाधन प्राप्त है, उन संसाधनों का अभिष्ट का ऑप्टिमम यूज, यानी ऑप्टिमम यूज का अर्थ होता है अधिकाधिक मनुष्य के लिए या अधिकाधिक मनुष्य की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अधिकाधिक समय तक जो संसाधन प्रयोग करने की जो भावना है, वह अभिष्ट उपयोग कहलाता है।
रीस्टोरेशन, उन संसाधनों का रीस्टोरेशन करना और जनहित के कार्यों में उसका विधान और उपभोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके लिए हम किस प्रकार के नियमों की पालना कर सकते हैं? तो किसी राष्ट्र में उपलब्ध जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं तथा आने वाले समय में उसके जो पोटेंशियल यूज है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका संभाव्य उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। वातावरण के जितने भी जो तत्व हैं उनके बीच पारस्परिक जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उनको ध्यान में रखना कि अगर इस प्रकार से, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मिट्टी को हम प्रदर्शित करेंगे या कि हम वनों को काटेंगे तो मिट्टी का क्षरण भी होगा। तो एक संसाधन को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरी जगह पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का अंतर संबंधों को हमें पता लगाकर पालन करके हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। कृषि उत्पादन को कम, यानी कृषि उत्पादन को कम करके हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन खाएंगे क्या? स्वास्थ्य और आर्थिक कार्य प्रभावित होंगे। कम आर्थिक मूल्य वाले जो संसाधनों का है उनको नष्ट करना अविवेकपूर्ण है। ऐसे कोई संसाधन जो हो सकता है कि अभी वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन भविष्य में उनको हम नष्ट ना करें। आने वाले समय में हो सकता है कि वो हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास तांबे का जो 4% से कम जो संपन्नता थी, तो उसने सोचा कि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब उसकी उपयोगिता 1% भी है तो भी उसको उपयोग कर रहा है कि भाई आए जितना ही ठीक है, हमारे लिए हमारी आवश्यकताएं पूरी हो तो बढ़िया। तो वो उस समय जब 4% था लेकिन उसका उपयोग नहीं था, लेकिन अभी उसका उपयोग है तो उसकी महत्वता जाग चुकी है। जिन संसाधनों को बढ़ाया या समुन्नत किया जा सकता है उनके लिए चेष्टा करना, जैसे पेड़ पौधों को हम लगा सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को खाद से सुधार सकते हैं, फसलों में हेर फेर करके उसकी उर्वरता को हजारों वर्षों तक हम कायम रख सकते हैं। तो इस प्रकार की चेष्टा की जा सकती है। या फिर जो संसाधन बहुत सीमित परिमाण, बहुत कम मात्रा में और समाप्त होने वाले, उनका अनिवार्य एवं वैज्ञानिक ढंग से ही प्रयोग किया जाए। उन संसाधनों का कम से कम और वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाए। जैसे कि हम कहें कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो हम क्या करें? अब पेट्रोल तो हम बना नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी है जहाँ पर पेट्रोल यूज होता है तो उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज हो, तो इस प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके अनुसंधान के साथ साथ नए विकल्पों की तलाश की जा सकती है, नए संसाधनों का सृजन किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक से हम रोड बना सकते हैं, इससे हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भार कम होगा। कोयले और पेट्रोल के स्थान पर हम सूर्य पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। संसाधनों का बहु उपयोग कर सकते हैं, उसका मल्टीपर्पज यूज किया सकता है, बार बार उसका यूज कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। संसाधनों को हम नियोजित कर सकते हैं तथा जन चेतना के माध्यम से लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न कर सकते हैं कि ये जो संसाधन है, इन संसाधनों को आप लंबे समय तक किस प्रकार से उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और इन्हें हम लंबे समय तक बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिट्टी, अब मिट्टी भी हमारे लिए संसाधन है और इसका किस प्रकार से संसाधन किया जा सकता है या इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है। अब मिट्टी, मिट्टी से हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, हमारा विकास इसी मिट्टी के अंदर हुआ है। मिट्टी जिसमें हमारा उत्पादन होता है, सारे के सारे पेड़ इसी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी जिससे हमारे मकान बने हुए हैं, मिट्टी जिसमें हमारी वनस्पति जुड़ी हुई है, मिट्टी जिसमें हमारा सामाजिक जीवन और उद्योग जुड़ा हुआ है, उस मिट्टी का हम संरक्षण किस प्रकार से करें। मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इसे कटिबंधीय, आंतरिक और अपार्श्विक, जोनल, इंट्राजोनल और अजोनल में बांट सकते हैं।
कटिबंधीय की बात करें तो वो पेडाकल हो सकती है, पेडाल्फर हो सकती है या टुंड्रा हो सकती है। जो इंट्राजोनल है वह उपजाऊ हो सकती है या अनुपजाऊ हो सकती है। तो इस प्रकार से हम मिट्टियों का कई प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। मिट्टियों के वर्गीकरण के लिए आप मिट्टियों वाला चैप्टर जरूर पढ़ें। यहाँ पर हम मिट्टियों के संरक्षण की बात करते हैं। तो मिट्टी में जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मिट्टी में उत्पादन क्षमता का कम होना, लैंडस्लाइडिंग से होना कम, उसमें नुकसान पहुंचना, अत्यधिक पशुचारण से नुकसान पहुंचना, वर्षा की जो प्रकृति है काफ़ी तेज गति से जो बारिश होती है उससे नुकसान पहुंचना, वनों का नष्ट होना, गलत तरीके से जुताई करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना, फसलों की ऋतु जो वर्षा की ऋतु है उसमें फसलों को नहीं बोना, अत्यधिक पशुचारण। तो उससे कई प्रकार की समस्या आती है, जैसे कि उसकी उर्वरा जो शक्ति है वह समाप्त हो रही है, भयंकर बाढ़ें आ रही है, नदियों और तालाबों में मिट्टी का अनावश्यक जमाव हो रहा है, उसके अंदर अपक्षालन यानी लीचिंग की प्रोसेस हो रही है। लीचिंग से जो कार्बनिक पदार्थ है वह लवणीय पदार्थ जो है वह मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे निकल कर बहते चले जा रहे हैं। मिट्टी की जो निचली परत है उसमें पानी की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की जो समस्या है उस समस्याओं का हम संरक्षण किस प्रकार, तो मिट्टी का संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम समोच्च रेखीय खेत बना सकते हैं, यानी जो पहाड़ की जो ढाल है वहां पर हम समोच्च रेखीय खेत बनाकर उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं। समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं या कंटूर प्लॉगिंग जो है उसके माध्यम से हम जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर समोच्च यानी समान जो ऊंचाई वाली रेखा है उसके आधार पर पट्टी के रूप में खेती कर सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं, तटबंध बना सकते हैं। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। अनियंत्रित जो पशुचारण है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। फसलों को बदल बदल के बोया जा सकता है और धरातल पर जो फसलों का आवरण है उसको बढ़ाया जा सकता है। जल के फैलाव को रोका जा सकता है। मल्च फार्मिंग के माध्यम से रक्षात्मक कृषि की जा सकती है। मिट्टी के को प्रदूषण से बचाया जा सकता है ताकि उसका पीएच जो मान है वो बराबर रहे। और इसके साथ साथ मिट्टी जो संरक्षण है उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करके मिट्टी को शरण से बचा सकते हैं। ये तो था मिट्टी का किसी प्रकार से हम प्रदूषण किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम वन संरक्षण की बात करें तो वनों को काटने के लिए हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वन को अग्नि से बचा सकते हैं, हानिकारक कीटाणुओं से उसकी रक्षा कर सकते हैं, पुनर्वृक्षारोपण कर सकते हैं। जीव जंतु जो संसाधन है उसका हम कह सकते हैं कि हम उसे भी हम सही तरीके से विकसित या सही तरीके से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो संसाधन है उसका अलग अलग प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसे विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।